नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज उत्तराखंड दौरे पर पहुंचेंगे। जोलीग्रांट एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय पहुंचने तक 25 जगहों पर उनका भव्य स्वागत भी किया जाएगा। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर पूरे मार्ग को बीजेपी झंडों से सजाया भी गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं। 4:30 शाम को जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर वो पहुंचेंगे और उसके बाद सीधा बीजेपी कार्यालय पर पहुंचेंगे। पूरी तैयारियां बीजेपी कार्यालय पर और आसपास में कर ली गई है। जिन जिन रास्तों से अध्यक्ष आएंगे उन रोड को पूरी तरह सजाया गया है। तस्वीरें आपको यहाँ से दिखाना चाहेंगे। बीजेपी कार्यालय पर पूरी तरह से सजाया गया है। बीजेपी कार्यालय को यहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया है, हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और इसी के साथ ही अगर आप देखेंगे तो पूरे रोड पर भी जो बीजेपी के झंडे हैं उनको लगाया गया है, उनसे सजा दिया गया है। और ये बीजेपी कार्यालय है जिसका पूरा रूपरेखा बदल दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। 3 दिवसीय उनका ये दौरा रहेगा जो कि काफी खास माना जा रहा है। और इस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि तमाम पदाधिकारियों के साथ वो इस दौरान बैठक भी करेंगे। कोर ग्रुप की बैठक में वो शामिल भी होंगे। और ऐसे में कहा जा सकता है कि पूरी तरह से तैयारियां जो हैं वो अपना रंग लेने लगी हैं और पूरे रास्तों को भी भगवामय कर दिया गया है। यही वो रास्ते हैं जहां से नितिन नवीन पहुंचेंगे। शाम 4:30 के बाद उनका आना होगा और तैयारियां जो हैं वो चाक चौबंद नजर आने लगी हैं। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से उनका ये दौरा है काफ़ी खास है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वो उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं और इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही हैं। 3 दिवसीय उनका ये दौरा है जो कि काफ़ी खास माना जा रहा है। तमाम नेताओं के फोटोज भी पूरे रोड पर लगा दिए गए हैं जहां जहां से वो आएंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि जोलीग्रांट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक 25 जगह पर उनका भव्य स्वागत भी होगा। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। आज शाम 5:30 उनके प्रदेश कार्यालय पहुंचने पर भव्य स्वागत भी किया जाएगा। परिहार ने कहा है कि अध्यक्ष बनने के बाद से ही कार्यकर्ता देवभूमि आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आज शाम राष्ट्रीय अध्यक्ष कोर ग्रुप और मंत्री समूह के साथ बैठक भी करेंगे और कल सांसद, विधायकों, प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों के साथ भी अलग अलग बैठकें होंगी। वहीं इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, नगरपालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के साथ भी बैठक तय की गई है। 30 तारीख को प्रबुद्धजन गोष्ठी और युवा संवाद कार्यक्रम भी रखा गया है। जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की घोषणा हुई थी उसी दिन से हमको प्रतीक्षा थी कि देवभूमि उत्तराखंड में उनका आगमन हो। और ये हमारा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि 3 दिवसीय प्रवास उनका इस देवभूमि उत्तराखंड का बना है और आज वो हमारे मध्य में आने वाले हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी देवभूमि उत्तराखंड के कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए यहाँ पर उत्साहित हैं। हर्षोल्लास के साथ हम उनका यहाँ पर स्वागत करना चाहते हैं और हमने इसीलिए अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को भी यहाँ पर इसकी साज सज्जा की है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लगभग 5:30 आज यहाँ पर आगमन होगा और उसके पश्चात वह कोर ग्रुप की बैठक तथा मंत्री समूह के साथ आज इसी कार्यालय में बैठक करने वाले हैं। शेष जो कल के जो कार्यक्रम है वो है, पहली बैठक हमारी जो है वो सांसद और विधायक गणों के साथ बैठक होने वाली है। उसके पश्चात हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और जिले के प्रभारी, सह प्रभारी, इनके साथ एक बैठक अलग से होने वाली है। और जो तीसरी बैठक हमारी जो कल की होगी वो जिला पंचायत के अध्यक्ष, महापौर, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, इनके साथ भी उनकी एक बैठक होने वाली है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं जिसको लेकर कांग्रेस नेता उत्साहित नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के दौरे को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां भी की जा रही हैं। बता दें कि राहुल गांधी गढ़वाल और कुमाऊं में 2 जनसभाओं को संबोधित करने के साथ ही कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं। 4 और 5 जून को उत्तराखंड दौरा काफी खास रहने वाला है। तमाम कांग्रेसी नेता हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि किस तरह से खास ये दौरा रहने वाला है, किस तरह से खास ये दौरा आप मानते भी हैं राहुल गांधी का उत्तराखंड में, और क्योंकि लंबे समय बाद आ रहे हैं उत्तराखंड। बड़ा उत्साह कार्यकर्ताओं में है और बहुत लंबे समय से हम चाहते थे कि राहुल गांधी जी उत्तराखंड में आए
और बड़ा उत्साह है। बहुत बड़े स्तर का प्रोग्राम 4 तारीख को अल्मोड़ा और पौड़ी में होगा और तमाम कार्यकर्ता इस तैयारी में जुट गए हैं। और इस तैयारी का ये हिस्सा है कि मैं तो जखोली रुद्रप्रयाग से यहाँ आया हूँ और हर ब्लॉक स्तर की हमने 4 तारीख से पहले मीटिंगों का गठन कर दिया है कि बैठकें होगी, कहाँ से कितनी गाड़ियाँ आएंगी, क्या व्यवस्थाएं होंगी, क्या होगा, और ये सब तैयारियों पे हम लोग लगे हुए हैं। आप क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं, और खासकर क्योंकि 2027 का चुनाव भी है, इलेक्शन भी है, तो उसके लिहाज से किस तरह से जोड़ रहे हैं आप ये दौरे को? देखिए, राहुल गांधी जन जन के नेता हैं और जिस प्रकार से उन्होंने केदारनाथ आपदा के बाद पैदल चलकर एक सुरक्षित यात्रा का जो संदेश दिया और जो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने 4000 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा की है, तो राहुल गांधी जन जन के नेता हो चुके हैं और उनके आने से यहाँ का युवा है, किसान है, महिलाएं हैं, जितने भी पीड़ित लोग हैं, तो जो इस सरकार के कुकर्मों से जो भ्रष्ट सरकार है, तानाशाह सरकार है, इनसे जो त्रस्त लोग हैं, उनकी आशा के किरण के रूप में जो है वो सब लोग जो है राहुल गांधी को देख रहे हैं। और राहुल गांधी जी के आने की सूचना से हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता और जनमानस जो है गदगद है। कांग्रेस कितने उत्साहित नजर आ रही है, कितने उत्साह है आप लोगों में राहुल गांधी आ रहे हैं, और क्या कुछ, क्योंकि इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे? जो कार्यकर्ता है उनको तो इतना उत्साह है कि राहुल गांधी जी से मिलने का, क्योंकि जब हमें सूचना मिली कि वो 4 तारीख को कुमाऊं में, पौड़ी में और अल्मोड़ा में उनका कार्यक्रम है, उसके बाद देहरादून में वो सारे जिला अध्यक्षों से, प्रकोष्ठों के अध्यक्षों से मिलेंगे, तो इतना उत्साह है और इतनी खुशी है कि हम सोच रहे हैं कि किस तरीके से मुलाकात होगी, कहाँ पर मुलाकात होगी। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जो निचले स्तर के, जो ऐसे जिनकी पहुंच नहीं है, ऐसे लोगों के लिए लगातार संघर्षशील रहे, चाहे वो संगठन में हो, चाहे वो देश की उसमें बात हो, चाहे वो आप सूचना का अधिकार हो, चाहे वो आप देखोगे शिक्षा का अधिकार हो, वो ऐसे गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो आज हमारे क्या बोलते हैं संगठन में देख लो, उन्होंने एससी विभाग के लिए, ओबीसी विभाग के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उन्होंने आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए राहुल गांधी से जो निचले स्तर के जो लोग हैं, वैसे कार्यकर्ता के लोग हैं जिनकी पहुंच नहीं है, वो लोग बड़े उत्साहित होकर कि किस तरीके से राहुल गांधी जी क्या कहेंगे और किस तरीके से हम लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम, जो उत्तराखंड के जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे। क्या लग रहा है राहुल गांधी के आने से क्या समीकरण बदलेंगे 2027 में, किस रूप में आप देखते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। 2027 में राहुल गांधी जी के दौरे से यहाँ पर जो है जन जन और युवाओं में और महिलाओं में हर वर्ग में बहुत उत्साह है और 2027 में निश्चित रूप से जो है कांग्रेस सरकार यहाँ पे आएगी, क्योंकि भाजपा के भ्रष्टाचार और महंगाई को देखते हुए इतना आदमी उत्तराखंड का त्रस्त हो चुका है कि हर किसी की नज़र जो है कांग्रेस की तरफ है और राहुल गांधी जी की तरफ है। मैडम, क्या कहेंगी, राहुल गांधी जी आ रहे हैं और महिलाओं के लिहाज से किस रूप में आप देख भी रहे हैं, क्योंकि मातृ शक्ति को बढ़ाने के लिए किस तरह से काम कर रही है कांग्रेस, और ऐसे में राहुल गांधी जब उत्तराखंड आएंगे तो क्या महिला शक्ति कुछ मांग भी कर सकती है क्या उनसे? मांग तो क्या, कांग्रेस पे हमें पूरा भरोसा है। महिलाओं का अगर सुरक्षा कभी मिला है तो कांग्रेस में ही मिला है। भाजपा ने तो महिलाओं को धोखा दिया है, नारा दिया है, केवल सबका साथ सबका विकास, महिलाओं की सुरक्षा का नारा देते रहते हैं। हर दिन कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कहीं बलात्कार नहीं हो रहा, और करने वाले भाजपा के ही नेता होते हैं, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। कांग्रेस के अंदर हम लोग अपने को बहुत सुरक्षित समझते हैं। भाजपा के टाइम में तो हम महिलाओं को डर लगता है घर से बाहर निकलने में, ये हालत हो गई है देश की। लेकिन बीजेपी तो कहती है हमने महिला सशक्तिकरण पर काम किया है, नारी शक्ति वंदन लेकर के आए हम, और आप कह रहे हैं कि सुरक्षा नहीं है। नारा ही तो है, कहना ही तो है। कहने को तो मैं बहुत कुछ कह चुके हैं मोदी जी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, लेकिन सामने हमारे क्या है? कुछ नहीं है। आप देख रहे होंगे, आप भी देख रहे होंगे, हर दिन महिलाओं के साथ। अब हमारी अंकिता जी को अभी तक मिला न्याय नहीं मिला ना। करने वाला कौन है? भाजपा का नेता है, जिसको बचाने में लगे हैं और कहते हैं महिला सुरक्षा कर रहा हूँ। अपने अपराधियों को तुम बचाते रहते हो। हर दिन मैक्सिमम भाजपा का ही आदमी पकड़ा जा रहा है महिलाओं के साथ अत्याचार करते हुए। मैडम जी, मैडम राहुल गांधी जी आ रहे हैं और एक तरफ नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिस तरह से लाया गया था बीजेपी की ओर से, आप लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं, और क्या राहुल गांधी जी जब आएंगे तो क्या महिला शक्ति भी कुछ मांग कर सकती है? जी, हमें तो राहुल गांधी जी जब आएंगे पूरा विश्वास है हमें कि वो महिला शक्तियों को ही लेकर, मतलब उन्होंने यही कहा है कि मतलब हमें 33% जो है वो आरक्षण देना है। तो ये तो कांग्रेस ही बात कर रही है ना शुरू से। तो अब राहुल गांधी जी अगर आते हैं तो वो देखेंगे, और इस बार वो खास
खासकर इसीलिए आ रहे हैं कि वो खुद अपनी नज़र से देखेंगे कि कितनी महिलाएं यहाँ पे सशक्त है, और सशक्त हमें खुशी होगी कि सशक्त महिलाओं को चांस मिलेगा ये सब करने के लिए। तो राहुल गांधी जी इसीलिए आ रहे हैं, खास करके पूरे उत्तराखंड का वो भ्रमण करेंगे 4-5 तारीख को, और इससे हम सारे उत्तराखंड के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और सारे जो कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता को, जैसे जिला अध्यक्ष और ये इन लोगों से उन्होंने खासकर मीटिंग रखी है पदाधिकारियों से, तो ये सब जब आएंगे तो इन सब से उनकी मुलाकात होगी और वो मतलब उत्तराखंड को एक अच्छी ताकत दे सकेंगे, क्योंकि वो तो एक से पर्सनली सबसे मिलके सबको समझाएंगे। और हम लोगों को भी एक अपार खुशी है कि हमारे राहुल गांधी जी यहाँ पर आ रहे हैं, और हमें भी उनके साथ काम करने का, मतलब उन्हें देखने का, उनके साथ रहने का मौका मिलेगा। तो हर किसी में शक्ति और ऊर्जावान सब आगे बढ़ेंगे। क्या कहेंगे मैडम राहुल गांधी के दौरे को लेकर आप? बस आना चाहिए, मैम ने जो कहा है वही सही है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम जो लोग हैं वो राहुल गांधी का बेसब्री से इंतजार जरूर कर रहे हैं, कांग्रेस नेता, और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर आएंगे, और कहीं जिस तरह से बात कही जा रही थी कि महिलाओं के लिए काम होगा, और खासकर पर यह भी देखा जाएगा कि कांग्रेस में कोई दिक्कत तो नहीं है या फिर नेताओं में किसी तरह की कोई गुटबाजी तो नहीं है, उन सब को लेकर भी चर्चा होगी। और ये कहा जा रहा है 4 और 5 तारीख को वो उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे और इस दौरान तमाम लोगों से भी बातचीत करेंगे। ऑन टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तक का विमोचन किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण संरक्षण के लिए अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना रहा है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा है कि ये पहल केवल एक स्मारिका पुस्तक का विमोचन नहीं, बल्कि उत्तराखंड के उज्ज्वल, आत्मनिर्भर और हरित भविष्य के निर्माण की दिशा में सामूहिक संकल्प का प्रतीक है। बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों और पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए सौर ऊर्जा आज समय की सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई है। पुस्तिका के माध्यम से आम लोगों को सोलर ऊर्जा के फायदे, सरकारी योजनाएं, सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया और ऊर्जा बचत के उपायों की भी जानकारी दी गई है। भविष्य में क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं, किस प्रकार से हमको उन चुनौतियों पर काम करना है, कैसे एक उज्ज्वल, आत्मनिर्भर और हरित भविष्य की दिशा में, ये हमारे संकल्पों का भी प्रतीक है। कि इन्होंने अभी सुंदरम साहब ने बताया कि इसका सौर कौथिक बीच में हम लोगों ने किया था ऊर्जा का, और निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत हमारी हुई है और बहुत संभावनाएं हमारे राज्य में यहाँ भी हैं। वैसे तो पूरे देश में ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक इस क्षेत्र में बहुत हरित क्रांति हुई है, हरित एनर्जी के क्षेत्र में, और CEW द्वारा तैयार की गई ये पुस्तिका हमारी जन जागरूकता और ऊर्जा परिवर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। और इस उत्कृष्ट प्रयास के लिए मैं आर मीनाक्षी सुंदरम जी को, मेहरबान सिंह जी को, डॉक्टर अरुणाभा घोष जी को और उनकी आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं। और आज जिस प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने समय समय पर आ रही है, और पूरा विश्व आज जो जलवायु परिवर्तन है उसका, और बहुत सारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण से ऊर्जा संकट भी हो रहा है, और एनवायरमेंटल जो चैलेंजेज हैं उनका भी हमको सामना करना पड़ रहा है। यहाँ भी देखते हैं हम लोगों ने चर्चा भी करी है किस प्रकार से हीट वेव चल रही है। ऐसे समय में सौर ऊर्जा केवल एक विकल्प नहीं है, बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए उनके फ्यूचर के लिए एक बहुत ही आवश्यकता भी बन चुकी है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में PM सूर्य घर योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं, जो आज पूरे देश के लिए भी एक तरह से कहीं न कहीं उदाहरण है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि राज्य में 40,000 रूफटॉप सोलर संयंत्रों का अपना प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित समय से ही पहले ही पूरा कर लिया गया है। और अभी हम लोग CM सौर स्वरोजगार योजना को भी दोबारा से उसको करने वाले हैं, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। साथ ही जो हमारे निर्धारित संयंत्रों के जो लक्ष्य हैं उसमें से लगभग जो काम चल रहा है उसमें 95% काम यहाँ पर पूरा किया गया है।
ये हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि पीएम सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तराखंड राज्य देश के 9वें स्थान पर पहुंच गया है पूरे देश के अंदर। और यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो 2024 से लेकर अब तक यानी मात्र 2 वर्षों में हमारे राज्य ने यहाँ सौर ऊर्जा क्षमता में लगभग 10 गुना की वृद्धि दर्ज की है। इतना ही नहीं, आज राज्य में 20-30 मेगावाट से बढ़कर लगभग 290 मेगावाट क्षमता के रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने में भी सफलता प्राप्त हुई है। और ये उपलब्धि केवल आंकड़ों की सफलता नहीं है कि कोई आंकड़े आ गए हैं, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर उत्तराखंड और भविष्य की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं यूपीसीएल उरेडा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा इस अभियान से जुड़े हुए सभी विभागों में, जिन जिन विभागों ने भी इसमें समन्वय का काम किया है, उन सभी संस्थाओं का भी मैं उनके समन्वित प्रयासों की सराहना करता हूं, क्योंकि जब किसी भी क्षेत्र में हम सफल होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ज़रूर किसी न किसी विभाग का नाम आ जाता है, किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है, लेकिन उसके पीछे बहुत लोगों का समन्वित जो प्रयास होता है, एक टीम भावना होती है। और मैं कहूँगा कि ये टीम उत्तराखंड की सामूहिक प्रतिबद्धता और उनके समर्पण का परिणाम है। सौर कौथिक व्यापक जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक तथा अधिकारियों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रति एक अभूतपूर्व जन जागरण का जो वातावरण तैयार किया है। और इन्हीं सभी प्रयासों का आज परिणाम भी हमारे सामने आ रहा है और अनेक उपलब्धियां भी हमको दिखाई दे रही हैं। मैं सीईडब्ल्यू की पूरी टीम को उनके सहयोग एवं उल्लेखनीय योगदान के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमारा उद्देश्य केवल सोलर संयंत्र स्थापित करना भर मात्र नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को एक स्वच्छ ऊर्जा क्रांति का सक्रिय भागीदार बनाना है। और ये हमारा संकल्प विकल्प रहित है कि सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग के माध्यम से आम नागरिकों के विद्युत व्यय में कमी लाई जाए, पर्यावरण संरक्षण को सशक्त बनाया जाए तथा आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, सुरक्षित और हरित भविष्य प्रदान किया जा सके। और जब हम राज्य का बजट बना रहे थे, उस समय मैंने अपने राज्य के सभी जो स्पेशल जो अधिकारी लोग इस पर काम कर रहे थे, विशेष रूप से उनको मैंने कहा कि हमारे राज्य में बहुत संभावनाएं अलग अलग क्षेत्रों में है और बहुत सारा पोटेंशियल है हमारे पास, और बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि जहाँ पर अब हमारा स्थायित्व आ गया है, यानी कि ठहराव आ गया है, तो उनसे आगे हमको निकलना होगा। इसी प्रकार हरित ऊर्जा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में हमारे यहाँ जो पोटेंशियल है, उसको निश्चित रूप से हमें उपयोग में लाना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी देश के सामने एक प्रेरणादायक एवं एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित होगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के प्रदर्शन पर बीजेपी ने बेजुबान जानवर पर अत्याचार का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा है कि कांग्रेस ने जिस तरह देश को कमजोर किया, उसी मानसिकता का रुड़की प्रदर्शन में इस घटना में भी दिखा है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में भैंसे पर कई लोगों को बैठाकर प्रदर्शन करना शर्मनाक है और इससे कांग्रेस की सोच भी उजागर होती है। पूर्व मुख्यमंत्री सवार हैं और अनेकों लोग भेड़ चाल की तरह उनके पीछे उस बुग्गी पे सवार हैं और वो बेचारा भैंसा हाँफ रहा है, उससे चला नहीं जा रहा, उसकी जुबान बाहर आ रही है और एक जनाब उसके साथ साथ आगे चल रहे हैं। क्या संदेश देना चाह रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री जी? क्या उन्हें बेजुबानों की भाषा भी समझ नहीं आई, या वो इतने निर्दयी हो गए कि इसी तरह से वो देश की कांग्रेस जान निकालती रही है? इतने लंबे समय कांग्रेस ने देश के ऊपर छल बल तुष्टीकरण से शासन करा, तो इसी तरह उन्होंने भारतवर्ष की भी जान निकाली हुई। तो इनके प्रदर्शन ही ये बता देते हैं कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है, कांग्रेस की सोच का दायरा कितना है। स्वार्थ की सत्ता लोलुपता
और राष्ट्र के खिलाफ जाने का कितना बड़ा ये हौसला दिखाते हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के इस प्रदर्शन ने एक बार फिर साबित कर दिया और बहुत शर्मिंदगी वाली बात थी। वो भैंसे की हालत ऐसी थी वैसी थी, देखिए धूप है, इसकी वजह से, बाहर की वजह से वो ऐसे चल रहा था। जैसे ही ये कुछ बातें नोटिस होती हैं वीडियो में, कुछ नहीं होती हैं। जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, जैसे ही उनको ये अंदाज़ा हुआ, आगे उन्होंने बग्गी को रोक के उन्हें पानी वानी पिलाया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भाजपा को आज एक बेजुबान जानवर की आवाज़ पहुंच गई उन तक कि मैं प्यासा हूँ, मुझ पर बोझ है। उस वक्त कहाँ थे वो, जब गणेश जोशी उनके जो है किस तरीके से बेजुबान जानवर पर अत्याचार कर रहे थे, ये आप सबके समक्ष है। उनके पैर तोड़ दिए, उसको मृत्यु के घाट उतारने का जो है उन्होंने कार्य किया। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा सेलेक्टिव अप्रोच है कि आप करें तो जी बहुत अच्छा, हम करें तो अत्याचार। तो भाजपा को सोच समझ के बात करनी चाहिए। बद्री केदार मंदिर समिति में दान की राशि के इस्तेमाल को लेकर उठे विवाद पर अब बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो बातें फैलाई जा रही हैं वो भ्रामक और सनसनी फैलाने वाली हैं। हेमंत द्विवेदी ने साफ कहा कि उनके 1 साल 1 महीने के कार्यकाल में दान की राशि का एक भी पैसा गलत तरीके से खर्च नहीं किया गया है। पूरे मामले की जांच के लिए समिति गठित कर दी गई है जो 20 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और चुनावी माहौल के बीच कुछ लोग यात्रा और मंदिर समिति की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। मैं खुले तौर पर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि मंदिर समिति में मैंने अपने से शुरू किया था कि कोई भी मंदिर का दान का पैसा पूरी तरह से जो कोई व्यक्तिगत उपयोग में नहीं आएगा, और उसको लेकर मैंने समय समय पर बहुत कड़ाई से वहाँ पर कार्य भी किया। और आपने देखा है पिछले इन 1 वर्षों के अंदर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर प्रशासनिक फेरबदल भी हुए हैं। लेकिन जहाँ तक मैं कहूँ कि ये संज्ञान में जो मेरे विषय आया है अभी, या मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, ये गंभीर विषय है। और तत्काल मैंने इस पर जो है कि कल ही इस पर एक जाँच कमेटी गठित कर दी, और जाँच कमेटी आने के बाद में निश्चित ही मैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। और जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं कि आरटीआई इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई एक षड्यंत्र है जो सरकार के खिलाफ, और जो चुनावी वर्ष होने के कारण कहीं ना कहीं जो है कि वो अस्थिरता पैदा करने के लिए, सनसनी पैदा करने के लिए, जो कि गलत अफवाहें पूरी तरह से मैं कह सकता हूं कि जो सूचनाएं वो पूरी तरह से पूर्ण सूचनाएं नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।